हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग आप लोग अच्छे होंगे। देखेंगे आज के जो वीडियो है, क्या कई बच्चे जो है क्लास 10th के 11th के 12th कर रहे सर आईपीएससी नेम पे आप वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग आईपीएससी नेम पे ही वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आईपीएससी नेम से पढ़ने से पहले हम लोग आप बता दें कि यह वीडियो क्लास 10th 11th 12th के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो क्या करेंगे, जितने भी क्लास 10th वाले बच्चे हैं, 11th वाले बच्चे हैं, वे सब के सब अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे कि यह जो वीडियो बनेगा आईपीएससी से संबंधित एक लेक्चर में नहीं रहेगा, कई वीडियो के रूप में, कई लेक्चर के रूप में आपका आएगा। ठीक ना, छोटा छोटा करके पार्ट कई दिनों में आपको ये समाप्त किया जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। जितने भी इसके संबंधित वीडियो डाला जाएगा आईपीएससी से संबंधित वीडियो, उन सभी को आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज हम लोग क्या समझने वाले हैं, तो क्या समझने वाले हम लोग, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या समझने का प्रयास करेंगे। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या, कार्बनिक रसायन का परिचय हम लोग समझेंगे। कार्बनिक रसायन का परिचय, कार्बनिक रसायन का परिचय के बारे में समझेंगे। क्या है कार्बनिक रसायन का परिचय। तो देखेंगे सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले कौन आए, 17वीं शताब्दी में लिमरी आए। कौन आए, लिमरी। लिमरी ने क्या बताया, तो लिमरी ने पदार्थों को प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, ठीक ना, 3 वर्गों में बांटा। प्रकृति से प्राप्त होने के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में डिवाइड किया, सब्सटेंस को, पदार्थों को कितने भागों में बांटा, तो 3 कैटेगरी में इन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। पहला क्या था आपका, तो खनिज पदार्थ। पहला क्या है आपका, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ का मतलब क्या है आपका, तो मिनरल सब्सटेंस खनिज पदार्थ। दूसरा क्या है आपका, जंतु पदार्थ एनिमल सब्सटेंस। और एक आपका है क्या, वनस्पतिक पदार्थ। वनस्पतिक पदार्थ मतलब क्या, वेजिटेबल सब्सटेंस। तो बात समझेंगे मैंने क्या क्या बताया आपको। मैंने क्या बताया कि लिमरी ने पदार्थों को प्राकृतिक स्रोत के आधार पर, मतलब प्रकृति में मिलने के आधार पर पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा। कौन कौन, खनिज पदार्थ, जंतु पदार्थ और आपका वनस्पतिक पदार्थ। जंतु पदार्थ मतलब जंतुओं से प्राप्त होता है, जो वनस्पतिक मतलब जो वनस्पतियों से मिलता है, और आपका खनिज पदार्थ मतलब जो खनिजों से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से पदार्थों को 3 वर्गों में बांटा। उसके बाद आपका क्या हुआ, जैसे ही 18वीं शताब्दी आया, तो 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक आए, लवाजिए। कौन आए, लवाजिए आए। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जंतु और वनस्पतिक, जो जंतु है, जंतु व वनस्पति से पदार्थ जो प्राप्त होता है, उन दोनों में, मतलब जंतु व वनस्पतिक से जो पदार्थ प्राप्त होता है, इसमें कार्बन व हाइड्रोजन के तत्व अवश्य सम्मिलित होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के तत्व अवश्य सम्मिलित होते हैं। ने क्या बताया, 18वीं शताब्दी में लवाजिए उन्होंने बताया कि जंतु और वनस्पतिक मतलब जंतु और वनस्पतियों से जो पदार्थ मिलते हैं, उन पदार्थों में कार्बन और हाइड्रोजन तत्व अवश्य सम्मिलित होते हैं। ये फिक्स है कि दोनों में, इससे भी और इससे भी, मतलब जंतुओं से भी पदार्थ जो प्राप्त हो रहा है पदार्थ, वनस्पतियों से भी जो पदार्थ प्राप्त हो रहा है, उन पदार्थों में कार्बन और हाइड्रोजन तत्व अवश्य सम्मिलित होते हैं, मतलब अवश्य उपस्थित होंगे, जरूर होंगे। इसका अतिरिक्त इसके अंदर ऑक्सीजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व सल्फर के भी तत्व उपस्थित हो सकते हैं। सल्फर के तत्व, इत्यादि तत्व क्या हो सकते हैं आपका, सल्फर इत्यादि तत्व उपस्थित हो सकते हैं। इत्यादि तत्व क्या हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। एक बार फिर मैं बताऊं, मैंने क्या बताया, मैंने बताया आपको
कि 18वीं शताब्दी में लेवाजियो के आए और बताया क्या कि जंतुओं से और वनस्पतियों से जो पदार्थ प्राप्त होता है उनमें कार्बन और हाइड्रोजन तत्व अवश्य सम्मिलित होता है। इसके साथ साथ इन पदार्थों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर इत्यादि के भी तत्व सम्मिलित हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं। अब देखेंगे लवाजियो और अन्य रसायनियों ने क्या किया। लवाजियो के बाद लवाजियो के साथ साथ अन्य रसायनज्ञों ने क्या किया, तो उन्होंने अन्वेषण मतलब खोज के थ्रू बताया कि जो जंतु और वनस्पति दोनों से पदार्थ मिल रहे हैं उनमें दोनों में एक गुण संबंध होता है। मतलब जंतुओं से और वनस्पतियों से जो पदार्थ मिल रहा है इन दोनों पदार्थों में एक आपका क्या है संबंध होता है, एक गुण संबंध होता है। दोनों से पदार्थ जो मिल रहा है उन दोनों में एक गुण संबंध होता है, ठीक है। और बताया उन्होंने कि कई ऐसे पदार्थ हैं कि जो जंतुओं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं और आपका वनस्पतियों से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। मैंने क्या होता है कि लवाजियो और अन्य रसायनज्ञों ने क्या, तो अन्वेषण से यह ज्ञात किया कि जंतु और वनस्पतियों से जो पदार्थ मिल रहा है उन दोनों में एक गुण संबंध होता है और कई ऐसे पदार्थ हैं जो जंतुओं से भी और वनस्पतियों दोनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः इस प्रकार से एक ही पदार्थ को दो वर्गों में बांटना, मतलब एक ही पदार्थ को दो वर्गों में, मतलब ये भी एक ही पदार्थ जंतु से मिल रहा है और वही पदार्थ वनस्पतियों से मिल रहा है। इसका मतलब एक ही पदार्थ को दो वर्गों में बांटना, मतलब जंतु और इसमें दो वर्गों में बांटना उचित नहीं है, निरर्थक है आपका, यह निरर्थक है। तब क्या किया गया, उसके बाद जैसे ही आपका क्या हुआ 19वीं शताब्दी आया, तो 19वीं शताब्दी में क्या बताया गया, 19वीं शताब्दी में क्या बताया गया आपका, तो बताया गया कि पदार्थों को अब कितनी कैटेगरी में बांटा गया, दो कैटेगरी में बताया गया, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी में पदार्थों को प्राकृतिक स्रोत के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। एक आपका क्या कहलाया, कार्बनिक यौगिक कहलाया और दूसरा आपका क्या कहलाया, तो अकार्बनिक यौगिक कहलाया। एक आपका कार्बनिक यौगिक कहलाया और एक आपका क्या कहलाया, आपका अकार्बनिक यौगिक कहलाया। बात को समझेंगे मैंने क्या बताया, एक कार्बनिक यौगिक कहलाया और एक अकार्बनिक यौगिक कहलाया। कार्बनिक यौगिक क्या है, तो जितने भी जीवधारी हैं, मतलब क्या, जंतुओं और वनस्पतियों से उपलब्ध पदार्थ, मतलब जीवधारियों से उपलब्ध पदार्थ जिनमें जीव होता है उनसे जो पदार्थ मिलता है, जीवधारियों से उपलब्ध जो पदार्थ है यह आपका क्या है, तो कार्बनिक यौगिक है। जीवधारियों से मतलब जीवों से जो पदार्थ उत्पन्न होता है वह आपका क्या है, तो वही आपका कार्बनिक यौगिक है। वह उसको किसके अंदर रखा गया, कार्बनिक यौगिक को। उसके बाद क्या बताया गया कि जो निर्जीव पदार्थों से जो मिलते हैं, निर्जीव मतलब क्या, जैसे चट्टानों से ठीक है, चट्टानों से साथ साथ आपके भूगर्भ मतलब क्या, पृथ्वी से, भूगर्भ से और खनिज से जो पदार्थ मिलते हैं, ठीक ना, ये सब के सब किसके अंदर रखे जाते हैं, तो ये सब के सब किसके अंदर रखे जाते हैं, तो ये आपके रखे जाते हैं किसके अंदर, तो ये सब आपके रखे जाते हैं, किससे रखे जाते हैं, तो ये आपके अकार्बनिक यौगिक के अंदर रखे जाते हैं। बात समझ आया, ये सब किसके अंदर रखे जाते हैं, तो ये सब आपके, ठीक है ना, ये सब आपके किसके अंदर रखे जाते हैं, तो अकार्बनिक यौगिक के। मैंने बताया कि खनिज, भूगर्भ और आपका चट्टान इत्यादि, मतलब निर्जीवों से जो मिलते हैं, निर्जीवों से जो पदार्थ होता है जिसमें जीव नहीं है, उससे जो पदार्थ है मिलता है वह क्या कहलाता है, आपका अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। और जो जीवधारियों से उपलब्ध पदार्थ है, जीवधारियों से मिलता है पदार्थ, वह क्या कहलाता है आपका, तो कार्बनिक यौगिक कहलाता है। वह क्या कहलाता है आपका, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दूं, आई रिपीट अगेन, मैं बता दूं आपको क्या कि कार्बनिक रसायन का परिचय में सबसे पहले मैंने बताया कि सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में लेमरे ने पदार्थों को प्राकृतिक स्रोत के आधार पर 3 वर्गों में बांटा। कौन कौन, तो खनिज पदार्थ, जंतु पदार्थ और आपका वनस्पतिक पदार्थ, ठीक है ना, मिनरल सब्सटेंस, एनिमल सब्सटेंस एंड वेजिटेबल सब्सटेंस। फिर उसके बाद मैंने बताया क्या, मतलब जो जंतुओं से मिलता है पदार्थ वो जंतु पदार्थ कहलाएगा, जो वनस्पतियों से मिलता है वो वनस्पतिक पदार्थ कहलाएगा।
देखेंगे उसके बाद आया 18वीं शताब्दी। तो 18वीं शताब्दी में कौन आया? लवाजिया आए। इन्होंने क्या बताया कि जंतु व वनस्पतियों से जो पदार्थ मिल रहा है उनमें कार्बन हाइड्रोजन तत्व अवश्य उपस्थित होता है। इसका अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस व सल्फर भी उपस्थित हो सकता है। फिर बताया कि लवाजिया और कई अन्य रसायनज्ञों के अन्वेषण से क्या ज्ञात हुआ है, उनके खोजों से क्या ज्ञात हुआ है? तो यह ज्ञात हुआ है कि ठीक है ना, जंतु और वनस्पतियों से जो पदार्थ मिल रहा है उन दोनों में एक गुण संबंध है। और कई ऐसे पदार्थ हैं कि जो जंतुओं से भी प्राप्त किया जा सकता है, किसे? वनस्पतियों से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक ही पदार्थ को जंतुओं से और वनस्पतियों से पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। इस तरीके से एक ही पदार्थ को दो वर्गों में बांटना क्या है? निरर्थक है, उचित नहीं है। तब कौन आया है आपका? तो 19वीं शताब्दी आया। तो 19वीं शताब्दी में क्या बताया गया है? तो 19वीं शताब्दी में पदार्थों को दो वर्गों में, पदार्थों को कितने वर्गों में? दो वर्गों में। प्राकृतिक स्रोत के आधार पर पदार्थों को दो वर्गों में क्या किया गया? आपका बांटा गया। कौन कौन? तो एक कार्बनिक यौगिक और एक आपका अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या है? तो जो जीवधारियों से उपलब्ध पदार्थ है, जीवधारियों से जो पदार्थ मिलता है, जीवों से जो पदार्थ मिलता है, वह है आपका कार्बनिक के अंदर वह आपका कार्बनिक यौगिक कहलाता है। उसको कार्बनिक यौगिक के अंदर रखते हैं। और जो चट्टानों, भूगर्भ, खनिज इत्यादि निर्जीवों से प्राप्त पदार्थ है वह आपका क्या है? तो आपका अकार्बनिक यौगिक है, वो आपका अकार्बनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है। अब जहाँ बात एक दो बात इसके अंदर हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखेंगे मैं यहाँ से कि जीवधारियों के लिए ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले, जीवधारियों के लिए यहाँ पे ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग, ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो सर्वप्रथम आपका वर्जिलियस ने किया। किसने किया? वर्जिलियस ने किया। उन्होंने क्या बताया कि जीवधारियों के लिए जो ऑर्गेनिक शब्द यूज किया गया, तो इसको सबसे पहले किसने यूज किया? आपका वर्जिलियस ने किया। मतलब वर्जिलियस ने ही, ठीक है ना, मतलब जीवधारियों के लिए ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, वर्जिलियस ने क्या किया था? आपका ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है, ऑर्गेनिक का मतलब है क्या? जैव। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? जैव। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैव, जैव। ठीक है ना, जैव। जैव का मतलब क्या है? जैव का मतलब जिसमें जीवधारी से मतलब है। जैव का मतलब क्या है? किससे मतलब है आपका? तो जीवधारी से मतलब है। जीव संबंधित से मतलब है, जीवधारियों से मतलब है, मतलब जीव संबंधित से मतलब है। इसका मतलब किससे है? जीव संबंधित। जीव से लिविंग्स से मतलब है आपका। लिविंग्स जितने हैं उससे सब मतलब आपका है। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ये आपका है। मैंने एक बार फिर बताऊं क्या बताया कि जीवधारियों के लिए ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले वर्जिलियस ने किया। देखेंगे जैव का मतलब होता है जीव संबंधी। जैव का मतलब क्या होता है? जीव संबंधी। ठीक है, तो इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। अब देखेंगे, अब इसके अंदर हम क्या समझते हैं कि वर्जिलियस की क्या परिकल्पना थी, वर्जिलियस ने क्या बताया, उसके बाद फिर आगे की हम लोग बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, जहाँ सुनने का प्रयास करेंगे। तो वर्जिलियस का हम लोग सिद्धांत पढ़ेंगे। वर्जिलियस ने जो कार्बनिक यौगिकों के बारे में कहा, उस बातों को हम लोग पढ़ेंगे। वर्जिलियस साहब ने कार्बनिक यौगिक के बारे में क्या कहा था, इस चीज को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखेंगे वर्जिलियस ने क्या कहा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? तो आप लोग क्या करेंगे, एक बार ठीक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये वीडियो आपका क्लास 10th से 11th और 12th दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि यह आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा, ठीक है ना, बेस है। और इस बेस को समझेंगे तो आईपीएससी में भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक, यार देखेंगे यहाँ से एक चीज मैंने क्या बताया यहाँ से। तो आप लोग क्या जानेंगे हम लोग यहाँ पे कि वर्जिलियस की जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है, जैव शक्ति का सिद्धांत और उसका खंडन क्या है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? वर्जिलियस वर्जिलियस के जैव शक्ति का सिद्धांत, के जैव शक्ति का सिद्धांत, वर्जिलियस के जैव शक्ति का सिद्धांत एवं उसका खंडन। उसका खंडन का मतलब क्या? उसको जो कहे उस वह कैसे गलत साबित हुआ, उसका खंडन। वर्जिलियस के जैव शक्ति का सिद्धांत एवं उसका खंडन, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो वर्जिलियस ने क्या कहा? तो वर्जिलियस ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो बातें कहा था, वह बातें ही क्या है आपका, वह जो स्टेटमेंट दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, वही क्या है आपका? तो वर्जिलियस के जैव शक्ति का सिद्धांत है। तो क्या कहा था, इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, देखेंगे वर्जिलियस ने क्या कहा था कि वर्जिलियस ने कहा था कि जो कार्बनिक यौगिक है, वर्जिलियस ने
की क्या धारणा थी, बर्जिलियस की यह धारणा थी कि कार्निक यौगिक जैव शक्ति के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जैव शक्ति का मतलब विटल फोर्स जैव शक्ति के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जैव शक्ति के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। इनमें क्या होता है, उत्पन्न होते हैं। क्या इनकी धारणा थी, होते हैं। बर्जिलियस क्या धारणा थी कि कार्बनिक यौगिक, ठीक है ना, केवल कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो केवल जैव शक्ति के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। ये विटल फोर्स क्या है, तो इस चीज को समझेंगे हम लोग। विटल फोर्स क्या है, जहाँ समझेंगे विटल फोर्स क्या है, तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। तो विटल फोर्स क्या है, तो ये फोर्स नेसेसरी फॉर, ये क्या है आपका, तो फोर्स नेसेसरी फॉर, ठीक है ना। फोर्स क्या है, फोर्स नेसेसरी फॉर, ये आपका क्या है, फोर्स नेसेसरी फॉर लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जीवित रहने के लिए विच इज प्रेजेंट लिख सकते हैं। यहाँ से फोर्स नेसेसरी फॉर लाइफ, फिर फोर्स नेसेसरी फॉर लाइफ विच इज प्रेजेंट कर सकते हैं। विच इज प्रेजेंट हटा दोगा, ठीक है। लिविंग फोर्स का मतलब क्या है, एडिट कर दिया यहाँ से, ठीक है। फोर्स नेसेसरी फॉर लाइफ विच इज प्रेजेंट फोर्स नेसेसरी फॉर लाइफ विच इज प्रेजेंट, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने क्या बताया कि विटल फोर्स का मतलब क्या, विटल फोर्स का मतलब फोर्स नेसेसरी फॉर लाइफ विच इज प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें उसको जीवित रहने के लिए जो फोर्स है वही फोर्स क्या है, आपका विटल फोर्स है। जो लिविंग्स ऑर्गेनिज्म है, लिविंग्स में जो जितने भी जीवधारी है उनको जीवित रहने के लिए जो फोर्स की आवश्यकता होती है, जिस फोर्स की आवश्यकता होती है, वही आपका क्या होता है, विटल फोर्स होता है। वही क्या होता है, विटल फोर्स होता है, मतलब जैव शक्ति होता है। एक बार फिर बताऊं, बर्जिलियस की क्या धारणा थी, कि बर्जिलियस की धारणा थी कि कार्बनिक यौगिक केवल जैव शक्ति के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, और जो जैव शक्ति होता है वह केवल जीवधारियों में पाया जाता है, उपस्थित होता है। जैव शक्ति कहाँ होता है, केवल, तो जैव शक्ति केवल जीवधारियों में, जीवों में उपस्थित होता है, जीवों में प्रेजेंट होता है, जीवों में उपस्थित होता है, जीवधारियों में उपस्थित होता है। इसका मतलब कार्बनिक, उन्होंने बताया कि कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवधारियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवधारियों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिक को हम लोग प्रयोगशाला में, ठीक है ना, संश्लेषित मतलब कृत्रिम विधि से संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। तो बर्जिलियस की यही जो धारणा थी, बर्जिलियस की यही धारणा क्या कहलाई आपकी, तो बर्जिलियस के जैव शक्ति का सिद्धांत कहलाया। एक बार फिर बता दो कि बर्जिलियस साहब ने क्या बताया कार्बनिक यौगिकों के बारे में। बर्जिलियस साहब ने क्या बताया, बर्जिलियस साहब ने बताया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जैव शक्ति के प्रभाव से, केवल जैव शक्ति के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। जैव शक्ति मतलब विटल फोर्स क्या है, तो फोर्स नेसेसरी फॉर लाइफ विच इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो कहाँ उपस्थित होता है आपका, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उपस्थित होता है। मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए उसके जो फोर्स की आवश्यकता है वही आपका क्या है, तो वही आपका क्या है, तो विटल फोर्स है, आपका जैव शक्ति है। ठीक, इस चीज समझने का प्रयास करेंगे। तो फिर बताया कि क्या थी अवधारणा इसकी, तो कार्बनिक यौगिक केवल जैव शक्ति से प्रभाव से उत्पन्न होते हैं, जैव शक्ति केवल जीवों में उपस्थित होता है। अर्थात कार्बनिक यौगिकों को केवल जीवधारियों से प्राप्त किया सकता है, कृत्रिम विधि से कार्बनिक यौगिक को बनाया नहीं जा सकता है। तो यही जो सिद्धांत है, यही सिद्धांत बर्जिलियस का जैव शक्ति का सिद्धांत कहलाया। ये सिद्धांत बर्जिलियस क्या कहलाया, आपका जैव शक्ति का सिद्धांत कहलाया। आगे की बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। तो ये जो बर्जिलियस सिद्धांत था जैव शक्ति का सिद्धांत कहलाया। अब कौन आए, तो सन 1828 ईस्वी में आए, कौन, वलोहर। कौन आए, वलोहर आए और उन्होंने क्या बताया सुनने का प्रयास करेंगे। सन 1800 क्या, ठीक है। तो बात समझेंगे इन्होंने क्या बताया। तो सन 1828 में किसके शिष्य थे, तो बर्जिलियस के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, तो बर्जिलियस के यह शिष्य से, इन्हीं के आपके चेला थे मान लेंगे, ठीक ना। तो सन 1828 में बर्जिलियस के शिष्य थे वलोहर। इन्होंने क्या किया,
तो प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किया। सबसे पहले प्रयोगशाला में किसका संश्लेषण किया? यूरिया का। यूरिया का इन्होंने क्या किया? प्रयोगशाला में सबसे पहले संश्लेषण किया। ठीक है, तो जब इन्होंने यूरिया को प्रयोगशाला में, यूरिया क्या है आपका? तो कार्बनिक पदार्थ है। यूरिया क्या है आपका? कार्बनिक पदार्थ है। यूरिया क्या है आपका? कार्बनिक पदार्थ है। तो बात को समझेंगे। इन्हीं के शिष्य थे, बर्जिलियस के शिष्य थे कौन? तो वोल्हर। सन 1828 ईस्वी में प्रयोगशाला में, ठीक ना, सबसे पहले ऑर्गेनिक पदार्थ यूरिया बनाया। क्या बनाया? यूरिया बनाया। ठीक है ना, कृत्रिम विधि से यूरिया बनाया। इन्होंने, बर्जिलियस ने कहा था कि मतलब कार्बनिक पदार्थ को हम लोग, ठीक, कृत्रिम विधि से संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वोल्हर ने क्या किया? वोल्हर ने क्या किया? 1828 ईस्वी में निक से क्या किया? तो कार्बनिक पदार्थ यूरिया को क्या किया? बना दिया। कार्बनिक पदार्थ यूरिया को प्रयोगशाला में क्या किया? बना दिया। तो जब यूरिया तैयार हो गया प्रयोगशाला में, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा था, बर्जिलियस ने कहा था कि हम लोग कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। लेकिन इन्हीं के शिष्य ने कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में कृत्रिम विधि से क्या किया? बना दिया। ठीक है ना, इस प्रकार से बर्जिलियस की जैव शक्ति का सिद्धांत था, उसका खंडन हो गया। मतलब खंडन हो गया, इस बात को वो गलत साबित हो गया। बात क्या हो गया आपका? गलत साबित हो गया। ठीक है, तो एक चीज तो है, आपसे परीक्षा में पूछने वाला, ये कंपटीशन में पूछता है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। तो प्रयोगशाला में बनने वाले सबसे पहले कार्बनिक यौगिक कौन बना था? तो यूरिया बना था। ठीक है, किसने इसको बनाया था? तो वोल्हर ने बनाया था। किस सन में? तो सन 1828 में। इन्होंने क्या बताया कि अमोनियम साइनेट को, बताया कि जब अमोनियम साइनेट को हम लोग गर्म करते हैं, अमोनियम साइनेट को जब गर्म करते हैं, ये अमोनियम साइनेट है आपका। क्या है? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट लिख सकते हैं क्या? देखेंगे इन्होंने क्या किया कि इन्होंने क्या किया? अमोनियम साइनेट को जब गर्म किया, किसको? वो अमोनियम साइनेट को गर्म किया। अमोनिया कैसे इन्होंने, वोल्हर ने क्या किया? कैसे बनना तैयार किया? इन्होंने बताया कि जो अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट, ठीक है ना, अमोनियम साइनेट है आपका, अमोनियम साइनेट। तो जब अमोनियम साइनेट, ये क्या है आपका? तो अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है? अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ है। तो अमोनियम साइनेट को उन्होंने बताया कि जब गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो ये किसके अंदर टूट जाता है? तो यूरिया में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है आपका? तो यूरिया के अंदर क्या जाता है आपका? टूट जाता है। ये किसके अंदर टूट जाता है आपका? तो यूरिया के अंदर ही आपका टूट जाता है। किसके अंदर टूट जाता है? यूरिया के अंदर टूट सकता है। इसी को मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी कि C+O और यहाँ पे क्या जाता है? NH2 और यहाँ पे NH2। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, NH2CO, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। बोलोर ने क्या बताया कि जैसे ही अमोनियम, मतलब क्या है आपका? अमोनियम साइनेट एक कार्बनिक पदार्थ है, इसको गर्म किया उन्होंने, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? यूरिया में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? यूरिया। और ये यूरिया क्या है आपका? तो कार्बनिक पदार्थ है। यूरिया क्या है आपके? तो कार्बनिक पदार्थ। तो इस तरीके से कार्बनिक आपका पदार्थ बन गया यूरिया। ठीक है ना, तो इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से कई वैज्ञानिकों ने क्या किया? तो कई वैज्ञानिकों ने कार्बनिक पदार्थ से, मतलब कार्बन क्या किया? कार्बनिक पदार्थ से मतलब कार्बनिक यौगिकों का कृत्रिम विधियों से क्या किया? संश्लेषण लैब में किया। ठीक है ना, जैसे सन 1845 ईस्वी में, ठीक है ना, कोल्बे ने, किसने? तो कोल्बे ने क्या 1845 ईस्वी में कोल्बे ने क्या किया है आपका? तो कोल्बे ने क्या किया है आपका? तो यहाँ पे एस्टिक अम्ल का जो निर्माण था, एस्टिक अम्ल का निर्माण, किसका निर्माण? तो एस्टिक अम्ल का निर्माण इनके तत्वों की सहायता से ज्ञात किया, इनके तत्वों से संश्लेषण किया। मतलब इसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे यूरिया क्या कार्बनिक पदार्थ है, तो कार्बनिक पदार्थ का प्रयोगशाला में निर्माण हो गया यूरिया का। तो इसके बाद कई वैज्ञानिकों ने क्या किया? तो कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया। इससे संबंधित सन 1845 में कोल्बे ने एस्टिक अम्ल का जो संश्लेषण इसके तत्वों से किया। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से कई वैज्ञानिक आए और प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों क्या किया? आपका निर्माण किया है। अब देखेंगे हमने क्या बताया। तो अब तक हमने क्या बताया? तो कार्बनिक, मतलब जो कंसेप्ट था पहले,
लिम्ब्रिका, लवाजिए। फिर 19वीं शताब्दी में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या, फिर कार्बनिक पदार्थों के संबंध में बर्जीलियस की हमने धारणा समझा, और उससे संबंध में आपका उन्हीं के शिष्य थे जो बर्जीलियस का जो सौर शक्ति का सिद्धांत था उसका खंडन कैसे किया इनके शिष्य वोल्वर ने, इसको समझा हमने। ठीक है, अब बात कर समझते हैं हम क्या समझते हैं। तो कार्बनिक यौगिकों का आधुनिक अवधारणा क्या है, कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का आधुनिक अवधारणा के बारे में हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या बताया कि जैसे ही बर्जीलियस से कंसेप्ट को समझा, उसके बाद उसके खंडन को समझा, आपको बता दिया गया कि कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या कर सकते हैं प्रयोगशाला में, ठीक है ना, बना सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे क्या कि कार्बनिक रसायन की आधुनिक अवधारणा क्या है। कार्बनिक रसायन की आधुनिक अवधारणा क्या है, रसायन की आधुनिक अवधारणा मतलब मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, कार्बनिक रसायन की आधुनिक अवधारणा मतलब मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडर्न कंसेप्ट क्या, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। तो देखेंगे जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं, तो कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन से क्या ज्ञात हुआ है, कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि स्टडी से, कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन से मतलब स्टडी से क्या ज्ञात हुआ है, कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि जितने भी कार्बनिक यौगिक है इनको हम लोग प्रयोगशाला में, इन सभी को किस में, तो प्रयोगशाला में, लैब में, ठीक है ना, कार्बनिक पदार्थों से बना सकते हैं। प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कार्बनिक पदार्थों से बना सकते हैं। बात को समझने के मैंने क्या बताया कि मैंने बताया कि अनेक कार्बनिक यौगिकों के अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों से क्या किया सकता है, कार्बनिक पदार्थों से बनाया जा सकता है, कार्बनिक पदार्थों से बनाया जा सकता है। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों से बना सकते हैं या बनाया जा सकता है। बात को समझेंगे, अतः कह सकते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक है कार्बन के ही यौगिक है, कार्बन के जो यौगिक होते हैं, कार्बन के यौगिक ही क्या कहलाते हैं, तो कार्बन के यौगिक, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में बनाया जाएगा, तो इसलिए कार्बन के जो यौगिक हैं, कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं आपके, तो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बन के जितने भी यौगिक हो सब क्या कहलाते हैं आपके, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। कार्बन के यौगिक क्या कहलाते हैं आपके, तो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। एक बार फिर बता दूं आपको, कार्बन के यौगिक क्या कहलाएंगे आप, तो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। देखेंगे लेकिन कुछ आपके कार्बन के यौगिक है, जैसे क्या है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद कार्बन टेट्राकोलाइड, फिर यहाँ से कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, फिर आपका क्या, अमोनियम, व धातुओं के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट कर सकते हैं, धातु के कार्बोनेट, ठीक है ना, धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट, साइनेट और सल्फाइड इत्यादि कार्बनिक यौगिकों को छोड़ने के बाद, जितने भी कार्बन के यौगिक है वो सब के सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ये कार्बन के यौगिक होते हुए भी कार्बनिक यौगिक के अंदर नहीं रखे गए हैं। क्यों नहीं रखे गए हैं, मैंने क्या बताया कि ये कार्बन के, ठीक है ना, कार्बन के यौगिक होते हुए भी कार्बनिक यौगिक में नहीं रखे गए। क्यों नहीं रखे गए हैं, क्योंकि ये कार्बनिक यौगिकों का जो गुणधर्म है उनको फॉलो नहीं करता। जैसे कार्बनिक यौगिकों में एक गुण है क्या, तो कार्बनिक यौगिकों में जो कार्बन होता है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी रखता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब कई कार्बन परमाणु एक दूसरे से मिलकर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो इन गुणधर्मों को यह आपका ये जो यौगिक होता है ये इसके अंदर नहीं होता है। इसके अंदर जो कार्बन होता है ये कार्बन इन गुणधर्मों को नहीं रखता, इसलिए ये यौगिक आपका कार्बनिक यौगिक के अंदर नहीं है। कार्बन का यौगिक होते हुए भी यह यौगिक कार्बन के यौगिक नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। कई लोग पूछते हैं, बच्चों से बार बार यही प्रश्न कर देते हैं, बताओ, बच्चे पहले पूछते हैं कि बताओ कार्बनिक यौगिक का परिभाषा क्या है, तो बच्चे कहते हैं कि कार्बन की जो यौगिक है,
कार्बन के जो यौगिक है कार्बनिक यौगिक है। तो कहता है ठीक है, तो बताओ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, ये भी तो कार्बनिक यौगिक है, जो क्यों नहीं आपका कार्बनिक यौगिक है। तो यहाँ से कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यह बताया जाता है क्या कि क्योंकि इसके अंदर कैटनेशन प्रॉपर्टीज नहीं है। कैटनेशन प्रॉपर्टीज नहीं मतलब क्या कि कार्बनिक, जितने भी कार्बनिक यौगिक है उनमें जो भी कार्बन परमाणु है वे सब एक दूसरे से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, लेकिन इसके अंदर जो कार्बन है ये इस नेचर को नहीं रखता है, तो इसलिए यह कार्बन के यौगिक होते हुए भी कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे जो मैंने बताया आपको। सबको समझ में आ रहा है? तो अतः कह सकते हैं कि यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे अब कार्बनिक रसायन क्या है। तो क्या है कार्बनिक रसायन? अतः कार्बनिक रसायन क्या है? तो कार्बनिक रसायन रसायन की एक उपशाखा है। ये कार्बनिक रसायन जो है, कार्बनिक रसायन क्या है? तो रसायन की एक उपशाखा है, रसायन की एक उपशाखा है, एक ब्रांच है। उपशाखा है मतलब क्या? एक ब्रांच है। रसायन की एक उपशाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? तो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का क्या करते हैं हम लोग? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। समझ रहे हो? कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। अतः कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन क्या है? तो कार्बनिक रसायन रसायन की एक उपशाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या है? तो कार्बन के यौगिक ही कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना। कार्बन के यौगिक ही क्या है? आपके कार्बनिक यौगिक है। लेकिन इनको छोड़ने के बाद, कार्बन के इन यौगिकों को छोड़ने के बाद जो कार्बन के यौगिक होंगे वे कार्बन के यौगिक जो होंगे वे कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। और कार्बनिक यौगिकों का जो रसायन होगा वही रसायन क्या कहलाएगा आपका? तो कार्बनिक रसायन कहलाएगा। तो ये आपका कंसेप्ट है कार्बनिक, मतलब कार्बनिक रसायन का, कार्बनिक रसायन के परिचय का, कार्बन रसायन के परिचय का आपका, कार्बनिक रसायन के परिचय का एक कंसेप्ट है आपका, ठीक है। एक बार फिर मैं रिवाइज कराऊं, मैंने क्या था कि सबसे पहले लिमरी ने पदार्थों को प्राकृतिक स्रोत के आधार पर 3 वर्गों में बांटा। कौन कौन? खनिज पदार्थ, वनस्पतिक पदार्थ और आपका जंतु पदार्थ। उसके बाद कौन आए? तो 18वीं शताब्दी में लवाजिये आए। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने बताया कि वनस्पतिक और जंतुओं से जो पदार्थ मिलता है उनमें कार्बन हाइड्रोजन अवश्य उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त सल्फर, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि तत्व भी सम्मिलित हो सकता है, ठीक। उन्होंने बताया लवाजिये और अन्य रसायनज्ञों ने कि अन्वेषण से क्या ज्ञात हुआ कि कार्बनिक पदार्थ जंतुओं और वनस्पतियों से पदार्थ जो मिलते हैं उनमें एक गुण संबंध होता है और एक ही पदार्थ को वनस्पति और जीव से क्या किया सकता है? प्राप्त किया सकता है। इस एक पदार्थ को 2 वर्गों में बांटना क्या आपका गलत है। तो इसके बाद फिर कौन आया? तो 19वीं शताब्दी आया। तो 19वीं शताब्दी में पदार्थों को 2 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ में। फिर उसके बाद बताया गया कि बर्जिलियस ने बताया गया कि कार्बनिक यौगिकों के लिए ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आपका बर्जिलियस ने किया, ठीक है ना। ऑर्गेनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्जिलियस ने किया। फिर बताया कि बर्जिलियस का क्या कंसेप्ट था, उसका खंडन कैसे हुआ, ठीक। और उसके बाद फिर मॉडर्न कंसेप्ट कार्बनिक यौगिकों का आधुनिक अवधारणा क्या, इसको बताया गया आपका, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि सबको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है आपको तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, जो पढ़ना चाहते हैं उसको कीजिए। तो ये आपका पहला पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब इसके बाद हम लोग क्या समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्या हम लोग समझेंगे? तो समझेंगे क्या कि कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक रसायन का वर्गीकरण, कार्बनिक यौगिकों का क्या हम लोग समझेंगे? वर्गीकरण समझेंगे, ठीक है ना। जब कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण समझ लेंगे तब हम लोग आईपीएसी नाम पे चलेंगे। धीरे धीरे समझते चलेंगे तब आईपीएसी नाम आएंगे, क्योंकि आईपीएसी नाम के यही सब बेस है। अगर इस आधार को नहीं समझेंगे, इस बेस को नहीं समझेंगे तो आईपीएसी नेम आएगा, लेकिन बहुत कंफ्यूज में रहेंगे। लेकिन बेस से पढ़ेंगे तो आपका आईपीएसी नाम बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।